The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात करेंगे देश की अदालतों ने कैसे महामारी के बीच हस्तक्षेप किया और तमाम सरकारों ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने अपने बचाव में अदालतों से क्या कहा। यह भी बताएंगे कि देश के दो राज्य अपने यहाँ कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और असलियत क्या है। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो अगरतला का है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ कर्फ्यू लगा है। इसके बावजूद लोग पूरी लापरवाही के साथ शादी के समारोह के लिए मैरिज हॉल में इकट्ठे हो रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही थी। इस वेस्ट त्रिपुरा जिले के डीएम ने रात में छापेमारी की और मौके पर ही 2 मैरिज हॉल सील कर दिए। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हमें इस समय इसी तरह की सख्ती की ज़रूरत है और जो लोग नहीं मान रहे उन पर तुरंत एक्शन लेने की, ताकि उनकी लापरवाहियों का किसी दूसरे की ज़िंदगी पर असर न पड़े। दिन की वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटे में देश भर में 3,23,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 2,771 लोगों की मौत हुई। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 48,700 नए मामले सामने आए, 524 लोगों की मौत हुई। यूपी से 33,574, कर्नाटक से 29,744 और दिल्ली से 20,201 नए मामले सामने आए। दूसरी सुर्खी बनाई चुनाव आयोग के फैसले ने। बीते दिन मद्रास हाई कोर्ट से फटकार खाने के बाद चुनाव आयोग ने विजय जुलूस और जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नतीजों के बाद विजयी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ जाकर अपनी जीत का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये चुनाव आयोग के नियम कहते हैं। अगर ऐसे ही नियम चुनावी रैलियों और रोड शो पर भी लागू होते तो शायद एक बड़े हिस्से को संक्रमण से बचाया जा सकता था। तीसरी सुर्खी भी चुनावों से जुड़ी है। अब तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर लौट रहे कर्मचारियों के लगातार बीमार होने की खबरें आ रही थी। अब राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ नाम के शिक्षक संगठन ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर गए 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशकों की मृत्यु हो चुकी है। अमर उजाला अखबार में छपी खबर के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्र ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए कोई भी चुनावी ड्यूटी नहीं करना चाहता। प्रथम चरण के प्रशिक्षण से लेकर तीसरे चरण के मतदान तक हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक संक्रमित हो चुके हैं। जहां चुनाव हो चुके हैं वहां संक्रमण कई गुना बढ़ गया है। शैक्षिक महासंघ ने संक्रमितों का निःशुल्क इलाज और मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। हालांकि यूपी सरकार की ओर से अब तक पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद बीमार होने वाले या जान गंवाने वाले लोगों के बारे में कोई डेटा जारी नहीं किया गया। हाँ, 26 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग के बाद यूपी सरकार की ओर से ट्वीट कर वोटिंग सकुशल संपन्न होने की बधाई जरूर दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण का मतदान सकुशल संपन्न होने पर मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी। यूपी में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। गांव के प्रधान, बीडीसी के मेंबर और जिला पंचायत के सदस्यों के लिए 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है और इसके नतीजे भी 2 मई को आएंगे। अभी हमने आपको बताया कि यूपी सरकार का डेटा इस मामले में कैसा है। चौथी सुर्खी भी उससे ही जुड़ी है, यूपी से नहीं, बगल के हरियाणा से। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक बयान ने सुर्खी बनाई। मुख्यमंत्री खट्टर अस्पताल का दौरा करने आए। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे मौत के आंकड़ों को छिपाने को लेकर सवाल पूछे और इस पर खट्टर ने जो कहा वो आप सुनिए। जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो,
कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज़्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्था हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। अपनी काबिलियत और उपलब्धियों के पोस्टर बैनर लगवाकर प्रचार करने वाली सरकारों से, उनके नेताओं से जब पूछा जाता है कि वे सत्य क्यों नहीं बताते, तो इसी तरह के कुतर्क सामने आते हैं। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कोरोना संकट के मद्देनजर देश की भिन्न भिन्न अदालतों में हुई सुनवाई की। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। इसी संकट के इर्द गिर्द केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की थी। इस बेंच में हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट। आज 27 अप्रैल को जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो बेंच ने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई इसलिए नहीं शुरू की कि राज्यों के हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालयों को काम करने से रोका जाए या उनसे उनका काम लिया जाए। चीज़ों पर नज़र रखने के लिहाज से हाई कोर्ट एक बेहतर स्थिति में है क्योंकि वे देख सकते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम यहाँ हाई कोर्ट की मदद के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय तौर पर मदद के जो कार्य हो रहे हैं उसमें ये कोर्ट सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी निभाए। राष्ट्रीय आपदा के समय सुप्रीम कोर्ट एक मूक दर्शक बनकर खड़ा नहीं रह सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि बात ये आई थी कि कई लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ओवरराइड करके सुप्रीम कोर्ट उन्हें कमज़ोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि राज्यों की सीमा के बाहर अपने आदेश लागू करवाने में उन्हें कठिनाई हो रही है तो वे राज्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद लें, हम उनकी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्यों के हाई कोर्ट को सुनवाई करने या आदेश जारी करने से नहीं रोका जाएगा। इस सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने कहा कि कई सारी मीडिया रप्टें इस समय केरल और तमिलनाडु के ऑक्सीजन मैनेजमेंट की तारीफ कर रही हैं। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्र इस समय एक साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों या किसी दूसरी पार्टी का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार किसी भी संवैधानिक कोर्ट का विरोध नहीं करेगी। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि देश में एक राज्य बनाम दूसरे राज्य का विवाद अमूमन देखने को नहीं मिल रहा है और अगर ऐसा है भी तो केंद्र सरकार उसे सुलझाने का काम कर रही है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन के अलग अलग दामों पर भी सवाल पूछा कि अलग अलग उत्पादक वैक्सीन का अलग अलग दाम लेकर आ रहे हैं, केंद्र सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। जस्टिस भट्ट ने आगे ये भी कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर एक्ट के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, पेटेंट्स एक्ट के सेक्शन 6 के तहत शक्तियां हैं। ये महामारी और राष्ट्रीय आपदा का वक्त है, अगर इस वक्त इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कब करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताए कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस बिंदु को रहने दिया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई, राज्यों को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसका ब्यौरा, केंद्रीय पूल से ऑक्सीजन के आवंटन के आधार का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। ये तो हो गई ऑक्सीजन की बात। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अस्पतालों में कोविड बेड्स और दूसरे जरूरी संसाधनों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा। फिर रेमडेसिविर और फेविपिरावीर जैसी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए, इसे भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए, ये निर्देश दिया। अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रयास में वैक्सीन की किल्लत ना हो, इस दिशा में क्या प्रयास किए गए, ये भी बताया जाए। साथ ही केंद्र सरकार ये भी बताए कि वैक्सीन के दामों के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार के क्या कदम हैं। आपको याद होगा, बीते दिनों के शो में हमने आपको बताया था कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एमिकस क्यूरी के पद से नाम वापस लिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने नया एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की बात भी कही थी। 27 अप्रैल यानी आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जयदीप गुप्त और मीनाक्षी अरोड़ा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी आदेश दिया कि वो अपने यहाँ की गई तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करें। केंद्र और राज्यों के पास अपना जवाब दायर करने के लिए जो समय सीमा तय की गई है वो है शुक्रवार 30 अप्रैल। उस दिन इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। अब केंद्र से चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने विदर्भ के क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई की।
जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अविनाश घरोटे की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम सबसे पहले रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की समस्या को संबोधित करना चाहते हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया गया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक वॉर रूम होना चाहिए जिसमें सभी अधिकारी 3 शिफ्ट में ऑक्सीजन, बेड और रेमडेसिविर की स्थितियों का आकलन करें। जब बॉम्बे में अस्पतालों में बेड के लिए ऐसा किया जा सकता है तो यहाँ विदर्भ में क्यों नहीं। रेमडेसिविर पर बात करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, सभी का जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन ये शिकायतें कहती हैं कि कुछ अस्पतालों में कुछ ही मरीजों को चिन्हित करके ये दवा दी जा रही है और बाकी को ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। हमें यह भी पता चला कि ऑक्सीजन रिफिल करने वाले स्टेशन कलेक्टर का आदेश नहीं मान रहे। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए किसी अस्पताल का कोटा 100 सिलेंडर का है तो स्टेशन का इंचार्ज उन्हें 120 सिलेंडर दे देगा क्योंकि अस्पताल के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीसीजीआई का 24 अप्रैल का ऑर्डर कोट करते हुए कहा कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर के 4,35,000 वॉयल एलोकेट किए थे। अब गेंद राज्य के पाले में है। क्या राज्य रेमडेसिविर के कोटे के तहत कंपनियों से वायल उठा रही है? फिर उद्धव ठाकरे सरकार के नुमाइंदों ने जवाब दिया, कहा कि केंद्र सरकार ने जो कोटा आवंटित किया था उसमें से राज्य को बस 1,13,638 वायल ही मिल सके। राज्य के पास अभी भी 2,17,500 वायल की कमी है। केंद्र सरकार ने सफाई दी कि राज्य को कहा जा चुका है कि वो सीधे कंपनियों को ऑर्डर दे सकते हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के रुख पर नाराजगी जताई, कहा कि आपको सब कुछ के लिए आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ती है। कोर्ट ने कहा रेमडेसिविर के लिए राज्य नोडल एजेंसी है। सभी राज्यों के नोडल अधिकारी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर यह सुनिश्चित करेंगे कि देश में कहीं भी इस दवा की कमी ना हो। महाराष्ट्र की सरकार ने बांग्लादेश, सिंगापुर और हांगकांग से भी इस दवा को इंपोर्ट करने की बात कही। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से ये बताने का आग्रह करता है कि क्या उन्होंने महाराष्ट्र को ये दवा मंगाने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने अस्पतालों में रेमडेसिविर की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के भी निर्देश दिए। ये आपने नागपुर बेंच की बात सुनी। अब आगे की बात, आपने सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट की बात सुनी। अब बात दिल्ली हाई कोर्ट की। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने कोर्ट में कहा कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई उसकी मात्रा को कम कर दिया गया। अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार को फटकारते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आपसे स्थिति नहीं संभल रही तो हमें बताइए, हम केंद्र को संभालने के लिए कहेंगे। आपसे हमारा विश्वास हिल गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कल 10 बजे तक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें दिल्ली में ऑक्सीजन रिफिलर्स की जानकारी मांगी गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की कमी से सभी अस्पताल और नर्सिंग होम में मरने वाले कोरोना मरीजों के बारे में भी जानकारी मांगी। ये जानकारी दिल्ली सरकार को 4 दिन के अंदर देनी होगी। हाईकोर्ट ने आज 5 ऑक्सीजन रिफिलर्स कंपनियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया। ये कंपनियां हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुई। कोर्ट ने स्टेट एयर नाम की कंपनी से पूछा कि आप अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं कर रहे। कंपनी के जवाब से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेट एयर ऑक्सीजन कहीं और भेज रहा है या संभवतः कालाबाजारी कर रहा है। हम दिल्ली सरकार को आदेश देते हैं कि स्टेट एयर को टेक ओवर करें। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी आदेश दिया कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसका प्लांट टेक ओवर कर लिया जाए और साथ ही उसे कस्टडी में भी लिया जाए। इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अशोका होटल में जुडिशरी के लिए 100 कमरे आरक्षित करने के फैसले पर भी कड़ा एतराज जताया। कोर्ट ने कहा कि हम एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जब आम लोगों की इतनी दिक्कत है, इस तरह की खास सुविधाओं की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस पर हाईकोर्ट के सामने दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि हम इस आदेश को वापस ले लेंगे। कल के ललन टॉप शो में आपने देखा था यूपी और छत्तीसगढ़ के कोरोना मैनेजमेंट का हाल। आज हम कुछ और राज्यों की बात करेंगे। सबसे पहले पंजाब में कोरोना का संक्रमण कमोबेश हर राज्य जितना ही भयावह है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की समस्या भी है। ट्रिब्यून अखबार में प्रकाशित खबर बताती है कि पीएम केयर्स फंड के तहत पिछले साल 3 ऑक्सीजन प्लांट पंजाब को सैंक्शन हुए, जिन्हें फरीदकोट, पटियाला और अमृतसर में इंस्टॉल किया जाना था। इसमें सिर्फ फरीदकोट में ही ऑक्सीजन प्लांट को अभी तक शुरू किया जा सका है, वो भी पिछले महीने। ऑक्सीजन की किल्लत का आलम यह है कि बीते हफ्ते 24 अप्रैल को अमृतसर के नीलकांत अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब को इस समय रोजाना 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दरकार है, लेकिन सप्लाई 165 मीट्रिक टन की है। इसमें से 105 मीट्रिक टन केंद्र द्वारा भेजा जा रहा है, जबकि 60 मीट्रिक टन स्थानीय स्तर पर पैदा किया जा रहा है। यानी पंजाब के मरीजों को अभी भी 85 मीट्रिक टन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पंजाब ये कैसे मैनेज कर रहा है?
पंजाब की सरकार ने प्रदेश में लोहे और स्टील के कारखानों को बंद करके ऑक्सीजन को मेडिकल इस्तेमाल में लाने का फैसला किया है। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पंजाब का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की अपील भी की है। अमरिंदर सिंह सरकार के अनुमान के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में पंजाब को रोजाना लगभग 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी ऑक्सीजन मंगाने पर पंजाब सरकार रोड मैप तैयार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के प्रमुख सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगा दिया कि पंजाब सरकार ने पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से ऑक्सीजन का आयात करने का प्लान तैयार किया, लेकिन केंद्र सरकार आड़े आ रही है। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि केंद्र सरकार पाकिस्तान से ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी सामानों का आयात बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर तैयार करे। पंजाब के बाद अब बात करेंगे गुजरात की। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अहमदाबाद में लोगों को एम्बुलेंस के लिए कहीं 12 घंटे तो कहीं 24 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। थक हार कर मरीज के परिजन किसी तरह प्राइवेट एम्बुलेंस या गाड़ी का जुगाड़ कर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। इंडिया टुडे की संवाददाता गोपी घांगर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 बड़े अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि कोविड के मरीजों को बिना 108 एम्बुलेंस के एडमिट नहीं किया जाएगा। यही हाल डीआरडीओ के बनाए 900 बेड के अस्पताल का भी है। यहाँ भी उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जो 108 एम्बुलेंस सर्विस से आ रहे हैं। इसके लिए आज गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लताड़ भी लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मरीज किस वाहन से अस्पताल आ रहा है। डॉक्टर ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आप 108 एम्बुलेंस से नहीं आते तो आपका इलाज नहीं होगा, आप उन्हें मरने देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड न होने की वजह से इलाज से मना नहीं किया जा सकता। अस्पतालों में बेड के अलावा गुजरात में ऑक्सीजन का संकट भी है। 26 अप्रैल को सूरत में डॉक्टरों ने डीएम के साथ मीटिंग में कहा कि उनके पास सिर्फ एक रात के लिए ऑक्सीजन बची है, जबकि यहाँ करीब 4000 मरीज क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हैं। और ये स्थिति तब है जब केंद्र ने गुजरात के लिए ऑक्सीजन का कोटा करीब 13 गुना बढ़ाकर 1000 टन कर दिया। हालांकि अखबारी रपटों के मुताबिक राज्य को केंद्र से 1000 में से केवल 975 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस ही मिल रही है, जबकि 10 दिन पहले राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखकर 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की थी। ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। 26 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एफिडेविट में बताया गया कि 26 अप्रैल को कुल 1,21,000 एक्टिव कोरोना केस थे, जिसमें 52,000 लोग ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थे। इस हलफनामे के मुताबिक 24 अप्रैल तक राज्य के सभी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 मीट्रिक टन थी। यह भी कहा गया कि जिस तरह रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, हर रोज ऑक्सीजन की मांग में 8 से 9% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आज की प्रमुख खबरें थी। इनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। इन सब के बीच एक वीडियो और हमारे पास आया है। ये वीडियो एक स्वास्थ्य कर्मी का है, अवसाद को एक छटाक कम करने वाला वीडियो, थोड़ी ही देर के लिए सही कुछ मुस्कुराहट देने वाला वीडियो। इसे भी देख लीजिए। ये वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। वीडियो में पीपीई किट पहने डांस करते नजर आ रहे व्यक्ति का नाम महेश है। महेश एम्बुलेंस चलाते हैं, ड्राइवर हैं। जब से कोरोना के मामलों में तेजी आई, तब से महेश दिन रात लगातार कोरोना के मरीजों को अस्पताल ले जा रहे हैं। लगातार बीमार लोगों को जूझते देख, तड़पते देख, परिजनों को बिलखते देख महेश भी परेशान हो गए थे। इस दौरान जब उन्होंने सड़क पर एक बारात देखी तो खुद को रोक ना सके, मन हल्का करने के लिए एम्बुलेंस साइड में खड़ी की और पीपीई किट में ही बैंड बाजे के सामने पहुंच गए और जमकर नाचे। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे हैं कि जब उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर ने लोगों को धज्जियां उड़ाते सोशल डिस्टेंसिंग की देखा तो वो गुस्से में जाके नाचने लगा और सब बाराती भाग खड़े हुए। ये सत्य नहीं है। कई मीडिया हाउसेस ने इन जो ड्राइवर भाई साहब हैं इनसे बात की। तो इस सकारात्मक नोट पर, इस उम्मीद के साथ कि हम सुरक्षित रहेंगे और सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझेंगी, आज का शो खत्म करते हैं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। यदि कोविड से जुड़ी कोई खबर, कोई वीडियो आपके पास है जिसमें सरकार की या समाज के किसी भी तबके की लापरवाही के बारे में आपको नज़र आ रही है बात, या कहीं पर आपको लग रहा है कि आपकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही, तो आप हमें मदद के लिए लिख सकते हैं। हमारा पता है covid.care@lallantop.com। शुभ रात्रि।